नमस्कार। द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहली बात तो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप ये त्योहार मनाएं। आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा की। जी हाँ, सौरभ कुमार शाही साहब अपनी दो मोहब्बत एक साथ उसका यहाँ पर जिक्र करेंगे। मोहब्बत नंबर 1 इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसके वो एडिटर हैं, और मोहब्बत नंबर 2 सिनेमा। और इन दोनों चीजों का जब मिश्रण हो जाए तो फिर कहना ही क्या, और वो भी ईद के दिन। तो हुआ ये कि बॉलीवुड आप जानते हैं, वैसे ही आप हॉलीवुड भी जानते हैं। अब चीन की इंडस्ट्री को क्या बुलाया जाए, चीन की फिल्म इंडस्ट्री को, मतलब हम लोग उसको चॉलीवुड कह दें, कॉलीवुड कह दें, या फिर चाइना फिल्म इंडस्ट्री कहें। वो इसलिए ये सारी चीजें बात हो रही हैं क्योंकि चाइना की फिल्म्स अब हॉलीवुड के बजट की फिल्म्स की तरह हो गई हैं, और सिर्फ खर्चा ही नहीं, उसमें जो पैसा पा रही हैं वापस लोगों के बीच से, उनको जो फिल्मों को देखा जा रहा है और उससे जो कमाई हो रही है, वो भी आप ये समझिए कि अमंग द टॉप मूवीज ऑफ द वर्ल्ड उसमें शुमार हो गई हैं अब चाइना की फिल्म्स। तो ये सॉफ्ट पावर है जो चाइना ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर क्या अगर चीन इस तरीके से सिनेमा का सॉफ्ट पावर यूज करने लगेगा तो एक तुलना होगी ना हिंदुस्तान से। हमारा बॉलीवुड तो फर्जी रिव्यू बेच रहा है, हमारा बॉलीवुड तो घटिया फिल्म बना रहा है। तो क्या ये सॉफ्ट पावर की ताकत भी चीन ने हमारे बॉलीवुड से ले ली? सौरभ कुमार शाही साहब हमारे साथ हैं। शाही साहब, मुझे ये बताइए कि ये कौन सी फिल्म है चीन की जिसने इस तरीके का तूफान मचा दिया? जी संकेत, ये एक फिल्म है जिसका नाम है नेजा। और ये एक्चुअली में एक पूरी सीरीज है। इसकी पहली फिल्म 2019 में आई थी, और अभी 2 महीने पहले जो है इसकी दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है नेजा 2 वो आई है। और हम आज ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ना भूतो ना भविष्यति वाली बात होती है ना। इस फिल्म ने इतनी कमाई की है, उसने इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि अगर हमें, मतलब मैंने कल सोचा था कि इसका वीएफएक्स बनवा लूं, फिर मैंने सोचा कि कितना बनवाएंगे। इस फिल्म ने कुछ 40-50 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो पता चला कि पूरा प्रोग्राम वीएफएक्स ही साइड में चलता रहेगा। तो मैंने इसके वीएफएक्स नहीं बनवाए। बट मैं यहाँ दर्शकों को ये बताऊं कि ये कितनी बड़ी फिल्म है और क्यों हम आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। नेजा 2 दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म बन गई है, एंड बाय सम मार्जिन। यानी किसी दुनिया के जबान में ना हॉलीवुड, ना बॉलीवुड, ना कॉलीवुड, कोई वुड दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई एक ऐसी फिल्म बनी हो जो यानी कैरिकेचर पे बनी हो और वो उसने इससे ज्यादा पैसे कमाए हो। अव्वल तो ये। दूसरा, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली ये दुनिया की नॉन अंग्रेजी फिल्म बन गई है। यानी नॉन इंग्लिश कोई ऐसी और फिल्म नहीं है दुनिया की जिसने नेजा 2 इतना पैसा कमाया है। तीसरा, सिंगल टेरिटरी में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई है, चाहे वो अंग्रेजी हो या नॉन इंग्लिश फिल्म हो उसमें। यानी मैं अगर अभी सिर्फ ये बताने लगूं कि इसने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं तो ये प्रोग्राम हमारा जो है खत्म हो जाएगा आधे घंटे का। तो ये इसने इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि पीपल इन हॉलीवुड हैव दे हैव सेट अप एंड टुक नोटिस कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या फेनोमेना आ गया है। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनफैक्ट हाईएस्ट कलेक्शन ऑल टाइम में भी ये 5th पे पहुंच गई। यानी दुनिया की सारी फिल्में, सारे जबान में, सारे जॉनर में, लाइव एक्शन, एनिमेशन, सबको मिला भी दें और आज तक की हिस्ट्री में, तो इट इज द 5th लार्जेस्ट ग्रॉसर इन द वर्ल्ड। और अभी इसके कुछ टेरिटरी में ये अभी रिलीज होने बाकी हैं, कुछ बड़े टेरिटरी में इंक्लूडिंग इंडिया। अप्रैल महीने में इंडिया में भी ये रिलीज हो रही है। तो हो सकता है कि ये चौथा और प्रोबेबली तीसरे नंबर पे जाके ये एंड कर जाए ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में से। इनफैक्ट आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म, और आप उसमें देख सकते हैं कि 5वें नंबर पे आपको नेजा 2 नजर आएगी। इसमें क्या होता है कि अगर आप जो फिल्म करेंटली चल रही होती है वो ये टील कलर से उसको डिनोट किया जाता है। यानी इसके ऊपर की जो 4 फिल्में हैं दे हैव फिनिश्ड देयर टेरिटोरियल रन, वो री रिलीज भी कई बार हो चुकी है, और अब जाके ये फिल्म आई है और ये ऑलरेडी 5th पे है और इसके चांसेस हैं कि ये 3rd पे भी पहुंच सकता है।
मतलब टाइटैनिक को बीट कर देगी, और हो सकता है अभी आप जिस तरीके से कह रहे हैं अभी और झंडे गाड़ने बाकी हैं, बाकी है। तो ये हो सकता है कि एक बार जरा ऊपर सरकाइए, 1 2 3 देखें क्या क्या है। ये तो हमने लिस्ट देख ली, वो सब हॉलीवुड के घराने से आई हुई फिल्में हैं। एवटार है, अवेंजर्स है, एंड गेम, फिर एवटार है, द वे ऑफ वाटर। ये सारी, बाय द वे, ये इनमें से 2 फिल्में एनिमेशन हैं। अवेंजर्स इज ऑल्सो, अब पता नहीं वो कौन सी वाली एवेंजर्स है ये। हाँ, ये अगर मूवी है, हाँ? जो सीजीआई वाली फिल्म होती है, जो पूरी की पूरी जो सीजीआई पे एनिमेशन पे नहीं बनी होती, उसको सीजीआई मूवीज कही जाती है। सीजीआई, यानी करेक्ट। उसको उसको एनिमेशन में काउंट नहीं किया जाता है। कंटेंट ग्राफिक इंटरफेस, करेक्ट, वो हाँ मैं हाँ समझ गया। हाँ, तो हाँ, तो अवेंजर्स शायद उसमें नहीं है, लेकिन हाँ एवटार, एवटार 2 और टाइटैनिक भी उसमें नहीं है। हाँ, और उसके बाद फिर नेजा 2 का आ जाना, और अभी भी चलते ही चले जा रहा है। चल जा मतलब रहा है। और ये तो अद्भुत है। एंड दैट टू बिल्कुल। नॉन नॉन हॉलीवुड घराना। और संकेत, अभी जैसा मैं दर्शकों को कह रहा था, अभी 2 बड़े मार्केट रहते हैं। ये जापान में अभी रिलीज होगी 4 दिनों के बाद, 4 तारीख को इनफैक्ट। और फिर इंडिया में रिलीज होगी। इंडिया में आई एम नॉट श्योर कि बहुत ज्यादा ये पैसे कमा पाएगी, क्योंकि इसकी पहली फिल्म जो है वो, क्योंकि देखें जो सिक्वल वाली फिल्म होती है उसमें आप जो पहली फिल्म देखते हैं तब आपको पता चलता है ना कि सेकंड में कहानी कहाँ जा रही है। क्योंकि पहली फिल्म जो है वो कोरोना के टाइम में आई थी, तो इंडिया में वो रिलीज नहीं हो पाई वाइड स्प्रेड। तो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में ये कितना अभी बिजनेस करती है, लेकिन जापान में उम्मीद की जा रही है कि वहां से कोई अगर 100 मिलियन या 50 मिलियन ये उठा के ले आए, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात जो है वो जापान में नहीं होगी, क्योंकि जापान जो है दुनिया के टॉप सिनेमा मार्केट में काउंट होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो जाहिर है कि ये हॉलीवुड के जो यानी बड़े स्टूडियोज हैं, चाहे वो पिक्सार हैं, चाहे वो मार्वल हैं, चाहे वो बाकी जो भी स्टूडियोज हैं, डिज्नी है भाई। डिज्नी है, और उसके बाद तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, ये क्या फेनोमेना है जो अभी निकल के आई है, और इट हैज हिट अस ऑन आवर फेस। तो उस लिहाज से भी कि यानी एक सॉफ्ट पावर के लिहाज से तो ये करामात कर ही रही है। जो हॉलीवुड का एक माइट था इंटरनेशनल मार्केट में, एक माइट जो वो दिखा रही थी कि मतलब हमारी फिल्में ही बिलियंस में जाएंगी, आपकी नहीं जा सकती हैं, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसको नेस्तनाबूद जो है वो कर दिया गया। शाही साहब, ये कैसे हुआ? मतलब ये इंडस्ट्री थोड़ा सा अगर आप बताएं, चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री पहले किस तरीके से थी? ये वन ऑफ है, या फिर अब धीरे धीरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है चीन में, चीनी सिनेमा का, कि अब ये चीज और देखने को मिलेगी? हो सकता है नेजा 2 शुरुआत हो, जी जी, बिल्कुल आगे अब बिल्कुल। ऐसे ही ब्लॉकबस्टर वहां से निकले चाइना से। जी जी, बिल्कुल। इनफैक्ट एक चीज जो इंडिया के बारे में हमेशा से ये बात कही जाती है, हालांकि इस एस्पेक्ट के का क्रिटिसिज्म भी होता है, पर इंडियन फिल्म की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो पूर्णतः इंडियन फिल्म थी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूर्णतया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी, यानी वो वेस्ट को कॉपी नहीं करती थी। ठीक है, कहानियां कॉपी करने से मेरा कहने का मतलब है कि इन फंक्शनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ जो हम जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, हमारे यहाँ प्लेबैक म्यूजिक होता था, ये तमाम चीजें होती थी। और यही रीजन है कि हमसे बहुत बेहतर बेहतर फिल्म इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वो फिनिश हो गई, क्योंकि वो वेस्ट को कॉपी करती थी। जैसे इजिप्शियन सिनेमा इंडस्ट्री खत्म हो गया, ईस्टर्न यूरोप में हंगेरियन सिनेमा इंडस्ट्री खत्म हो गया, पोलिश सिनेमा इंडस्ट्री finished for all practical purposes, रोमानियन सिनेमा इंडस्ट्री finished for all practical purposes। इंडियन इंडस्ट्री इसलिए थी क्योंकि हम कुछ अलग करते थे और हमें देखने वाले दुनिया में थे। इंडियन फिल्म आपको पता है कि अफ्रीका में, अरब वर्ल्ड में, एक्स जो सोवियत वर्ल्ड है, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में तमाम जगहों पे देखी जाती थी, और उसका एक अपनी उसकी क्राउड होती थी, एक अपना ऑडियंस होता था ना। वो ऑडियंस अभी जब हम कंपैरिजन करेंगे कि वाई हमारा सॉफ्ट पावर जो है वो क्यों कोलैप्स कर रहा है और चाइनीज वहां पे क्यों फिल इन कर रहे हैं, क्योंकि हम फिल्म बनाने लगे फिर वेस्ट के जैसी ऑथेंटिक फिल्म हम बनाने लगे। तो जिसको ऑथेंटिक फिल्म देखनी है इजिप्ट में, वो हॉलीवुड की देखेगा, आपकी क्यों देखेगा? आपकी तो इसलिए देखता था ना कि उसमें आप घूंघट लेके, पतली कमर है, तिरछी नजर है, ऐसे करते थे, तो उसको वो यूनिक लगता था। उसको लगता था कि ये जो ईस्ट का पूरा एक कलेक्टिव कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करता हुआ ये सिनेमा है। अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम वही कर रहे हैं जो स्कॉर्सेज़ी कर रहे हैं, तो वो स्कॉर्सेज़ी को देखेगा, आपको क्यों देखेगा?
चाइना में क्या हुआ है कि इनिशियल उनके यहाँ ये सिस्टम उल्टा था। चाइनी इंडस्ट्री अगर आप 20 साल 25 साल पहले देखें तो उसमें ओरिजिनलिटी के नाम पे कुछ नहीं थी। वो वेस्ट की कॉपी करता था। कॉपी करने का मतलब है कि अब थीम्स हैं, तो अमेरिकन मूवी के क्या थीम्स होते हैं? अमेरिकन सॉफ्ट हार्ड पावर, अमेरिकन मसल और अमेरिकन कल्चरल एक्सपोर्ट। ये चीज उनके सिनेमा के थ्रू जाती है ना, कि भाई हमारे पायलट को किसी ने गिरफ्तार, हमारा पायलट जो है वो गिर गया है युगोस्लाविया में, हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आदमी जा रहा है और उसको निकाल रहा है, यानी हार्ड पावर को आप दिखाते हैं। चीनी भी वैसी फिल्म बनाते थे कि हमारा कोई स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर जो है म्यांमार में फंस गया है, हम उसको निकालने जा रहे हैं, यानी वो कॉपी कैट जो एक वो जो अब हम शुरू करने लगे इंडिया में, हम वो काम करने लगे, तो कोई देखता नहीं था। लेकिन एक वाटरशेड मोमेंट आया जब 2008 में कुंग-फू पैंडा चाइना में रिलीज हुई। कुंग-फू पैंडा 100% हॉलीवुड की फिल्म है। हाँ, मतलब उसका तो चाइना से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना, एक्सेप्ट कि उसने, वो पहली फिल्म थी जिसने चाइनीज कल्चर को और उनके फिलोसॉफिकल इथोस को समझा। यानी मार्शल आर्ट जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, मार्शल आर्ट जो है वो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, इनर पीस बनाने का एक तरीका है। ये जो चाइनीज फिलॉसफी को उसने समझा तो उसने गदर काट दिया चाइना में, टू द पॉइंट वेयर मतलब जो वहां के एनालिस्ट हैं वो ये बात बताते हैं कि वो इतना मकबूल था, उसकी पॉपुलैरिटी वहां पे इतना थी कि उस जमाने में जो वहां प्राइम मिनिस्टर थे उनके, वेन जियाबाओ, हमारे दर्शकों को याद होगा कि वेन जियाबाओ जो वहां प्राइम मिनिस्टर थे, तो वेन जियाबाओ ने एक मीटिंग बुलाई वहां के बड़े स्टूडियोज की और उनके बोर्ड की, और उन्होंने एक बात कही, एंड दिस इज द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, मतलब सेकंड रैंक है चाइना के हायरार्की में, वो ये बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ऐसा क्या है कि ये गोरा आके हमारे थीम को लेके, हमारे फिलॉसफी को लेके इतनी शानदार फिल्म बना रहा है जो हम चाइनीज ही नहीं बना पा रहे। वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। तो उस मीटिंग में जो उनके प्रोड्यूसर गिल्ड थे उसके हेड ने कहा कि एक रीजन ये है कि आप जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका ये हैंड्स ऑन आप सेंसरशिप रखते हैं, आप हमको ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे हैं कि हम कुछ अपने से करके बिना लुकिंग टुवर्ड्स ओवरऑल शोल्डर हम कुछ बना सकें। तो उस दिन से दे स्टार्टेड अ सिस्टम वेयर एक ब्रॉड सेंसरशिप होगी, लेकिन आपको एक फ्रीडम दिया जाएगा कि आप स्टोरी क्या चूज कर रहे हैं, थीम क्या चूज कर रहे हैं, उसको कैसे बना रहे हैं। कोई पॉलिटिकल कमिश्नर आपके ऑफिस में बैठ के आपको ये ज्ञान भी देगा। और वो जो है अब उसका फल देखने को मिला है कि ये पहली फिल्म अभी चाइना की इस तरह की बनी है जिसमें चाइनीज ऑडियंस को ये लगता है कि उनके कल्चरल एथोस को, उनके सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर। अभी जब हम कैरेक्टर पे आएंगे, ये कैरेक्टर कौन है और हाउ डज ये, व्हाई डिड इट रिंग बेल विद एवरी जनरेशन इन चाइना। 4 जनरेशन अगर एक साथ बैठ के ये फिल्म देख रही है, क्योंकि 2.1 बिलियन कमाने के लिए तो इसका मतलब है कि हर आदमी वो फिल्म देखने गया है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा गया है या जवान गया है और बूढ़े नहीं गए। तो ये फिल्म जो है उसने उसको तोड़ दिया है, और यहां से अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी तरह की फिल्म्स जो चाइनीज प्रॉब्लम्स को, यानी उनके अपने सोसाइटल एंग्स्ट को एड्रेस करती होगी, उनके अपने सोसाइटल इश्यूज को एड्रेस करती होगी, वो अब बाहर जाएगा। लेकिन दीज फिल्म्स हैव अ ग्लोबल लैंग्वेज, यानी ये अगर इंडिया में भी आएगी, इसको अगर बच्चे देखेंगे तो उनको वो इससे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो ईस्टर्न सोसाइटीज हैं, चाहे इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे, इसमें कोई बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि वी आर कंपेयरिंग इंडियन सोसाइटी विद अमेरिकन सोसाइटी। तो बहुत तमाम चीजें जो है वो सिमिलर है। तो आई थिंक ये मूवी यहाँ पर भी अब अगर आएगी तो इट विल स्ट्राइक रेजोनेंस, आप उसमें ढूंढ लेंगे अपना। आप देखिए, इतना हल्ला हो गया है इस फिल्म को लेकर के कि इतना पैसा कमा ले गई, तो यहाँ तो हिंदुस्तान में ये भी अपने आप में एक फिल्म का मार्केटिंग हो जाता है। एग्जैक्टली कि पता चला जल्दी से जाके देख आएं, पता नहीं क्या मिस कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज भी हो सकता है हो, तो उस चक्कर में लोग जा जाके इसका 1 वर्जन भी देख लें। लेकिन मेरा सवाल, पहले एक बार जरा इंटरनेशनल एड्रेस करते हैं और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के इंडिया संदर्भ में आएंगे। जी, तो इंटरनेशनल में मेरा सवाल ये था कि इस फिल्म ने, अब या तो आप ये फिल्म डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाएं,
फिल्में अमूमन एंटरटेनमेंट का एक जरिया होती हैं और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का भी एक जरिया होती हैं, दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। आप दोनों को बहुत अच्छे से अगर मिला दें तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। अक्सर ये चीज मिक्स करके आप गुड़गोबर भी कर देते हैं फिल्म का, जैसे हमने कई फिल्मों का हिंदुस्तान में होते हुए देखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं शाहिद साहब कि सिर्फ चीन में चल करके तो आप इतना पैसा नहीं कमा सकते, तो जाहिर सी बात है ऐसी फिल्म होगी जो दुनिया को अपील कर रही है। तो ऐसा इस फिल्म में क्या है, पता नहीं, मैं जानता नहीं आपने देखी या नहीं, लेकिन जी ऐसा मैंने। इस फिल्म में, हाँ, तो इस फिल्म में क्या है, थोड़ा सा बताइए। तो थोड़ा टीजर। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि एक बच्चा है जिसका नाम है नेजा। अभी हम आएंगे कि उस बच्चे का भारत के साथ भी एक कनेक्शन है। हम दर्शकों को ईस्टर एग्स जो है वो लास्ट में देंगे दर्शकों को। हाँ। तो वो नेजा जो बच्चा है वो एक डीमन चाइल्ड है, यानी वो एक राक्षस बच्चा है। और उसकी वो चूंकि एक राक्षस के पुनर्जन्म से वो बच्चा बना है, तो उसका भाग्य ये लिख दिया है ऊपर भगवानों ने उसका भाग्य ये लिखा है कि वो 4 साल तक बहुत बलशाली होगा और वो कुछ कर गुजरेगा, लेकिन उसकी उम्र 4 साल की होगी और 4 साल के बाद वो मर जाएगा। लेकिन ये बच्चा क्या करता है कि अपने शक्ति से और अपने हठ से ये करता क्या है कि इसने अपने मुकद्दर को ये बदल देता है। ठीक है, यानी भगवान के लिखे को पलट देता है। अब आप देख सकते हैं कि अच्छा, ओवर्टली आपको लगा कि दिस इज टोइंग द लाइन विद द कम्युनिस्ट, वो आइडिया ना कि भाई भगवान के मुकद्दर को इसने बदल दिया। लेकिन ये नॉवेल 16th सेंचुरी की है, जब कम्युनिस्ट तो क्या कार्ल मार्क्स भी पैदा नहीं हुए थे। जिस नॉवेल पे ये बनी हुई है वो नॉवेल 16th सेंचुरी की लिखी हुई है, यानी 1560 के आसपास वो नॉवेल जो है वो लिखी गई है। और जो जिसको हम फ्रेम स्टोरी कहते हैं, बेसिक स्टोरी, वो तो उससे भी पहले से, वो उसके भी 400 साल पहले से, 500 साल पहले से है। तो अब ये चीज ईस्टर्न सोसाइटी में जहां भी ये फिल्म जा रही है, तो हर जगह बच्चा एक जो है वो सोचता है कि आप अपने घर, हमारे घर में सिस्टम देखते हैं ना, हमारे माँ बाप जो है वो उसका किस तरह का कंट्रोल था हमारे चाइल्डहुड पे। वेस्ट में उस तरह का कंट्रोल नहीं होता। तो एक जो ये नया जनरेशन है उसको लगता है कि दे आर बीइंग स्टिफल्ड बाय दैट कंट्रोल। However, it is done in good faith, but they feel stifled, they feel suffocated by that control. तो उसको ये लगा कि अच्छा, एक बच्चा ऐसा है जिसने अपनी मुकद्दर लिख दी, मतलब पेरेंट्स तो छोड़ो, जिसका मुकद्दर भगवान ने लिख दिया था, उसको उसने पलट दिया। तो हम भी इसको पलट सकते हैं। दिस इज द रीजन वाई इसके साथ एक कॉन्टिन्यूटी जो है वो एक एस्टेब्लिश कर ली है वहां के ऑडियंस ने। और सिर्फ वहां के ऑडियंस ने नहीं, जहां भी साउथ ईस्ट एशिया में रिलीज हुए, चाहे मलेशिया हो चाहे वो इंडोनेशिया हो। और मैं यहाँ दर्शकों को समझा दूं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये सब एक ही कल्चर है। नहीं, ये सब बिल्कुल अलग अलग कल्चर है। जस्ट बिकॉज कि एक रीजन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिमिलर कल्चर है, अलग अलग कल्चर है, लेकिन उसमें एक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है। तो जिसमें एक कॉन्टिन्यूटी ये है कि हैंड्स ऑन पेरेंटिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ भी बच्चों की जाती है। तो ये उससे ये जो लिंक हुआ है, एंड दैट हैज क्रिएटेड दिस फेनोमेना। हाउएवर, मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ 3% इस फिल्म, अभी तक जो 3% रेवेन्यू है वो बाहर से आई है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि दैट 3% इज बिगर देन द एंटायर रेवेन्यू ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन फिल्म्स। ओह, बड़ी अच्छी और रोचक कहानी है। तो मतलब इंतजार करना पड़ेगा कि ये फिल्म जल्दी से रिलीज हो, फिर जा करके देखें। और मैं समझ सकता हूं कि ये किड फ्रेंडली फिल्म है, जिसको बच्चों के साथ बैठ करके देखा जा सकता है। बिल्कुल। मैं शाहिद साहब, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है, आप अगर अपने फिल्म को, अपनी बात को दुनिया तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको एक ग्लोबल लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। फिल्म का एक कैरेक्टर भी ग्लोबल होना चाहिए। फिल्म की जबान और उसकी डबिंग अलग अलग जबान में होनी चाहिए, खास तौर से अंग्रेजी। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को केटर करना चाह रहे हैं, जैसे यूएस, यूके, यूरोप, अलग अलग जगह, हिंदुस्तान में भी,
एक बहुत बड़ा और तबका है जो कि इवन साउथ ईस्ट एशिया, वो थोड़ी ना चाइनीज हाँ, जानते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये सारी चीजें क्या अब चाइना में होनी शुरू हो गई हैं बहुत जोर शोर से? अच्छा संकेत, ये क्या होता है ना, कई बार आपकी सफलता जो है, यू आर कॉट ऑफ गार्ड बाय योर ओन सक्सेस। अब नेजा 2 के साथ क्या हुआ है कि इसके प्रोड्यूसर, हालांकि नेजा 1 ने भी 700 समथिंग मिलियन डॉलर्स कमाए थे, दैट्स अ हेल लॉट ऑफ मनी, बट 750 और 2.1 में वो 3 गुने का जमीन फर्क हो आसमान। जाता है। अरे बिल्कुल, तो हाँ। अब ये मसला ये है कि जब इन्होंने ये फिल्म रिलीज की तो इनको ये नहीं लगा था कि इंटरनेशनली इतनी मकबूल हो जाएगी, तो इन्होंने सिर्फ सबटाइटलिंग की थी, डबिंग नहीं की। ओ, अमेरिका, हाँ, ये सिर्फ सबटाइटल अच्छा। में इतना कमा चुका है पैसे, आप इससे हाँ। सोच लीजिए। और अभी जो मैं कह रहा हूं कि जापान में रिलीज होगा, वहां भी जैपनीज सबटाइटल पे रिलीज हो रही है, नॉट डब्ड। अगर ये अभी डब हो जाए तो अमेरिका से, जहां से इसने $30 मिलियन कमाए हैं, हो सकता है और ज्यादा कमाए। हम्म तो अभी क्या है कि जनरली ये फिल्मों को डब करते हैं, क्योंकि इससे ये इस फिल्म ने जिस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा, वो था बैटल ऑफ लेक लैंगजिंग। ये जो कोरियन वॉर में जो चाइनीज वॉलंटियर्स थे, उसने जब अमेरिका को हराया था, वहां पे एक लेक के किनारे से हट मतलब उनको वहां एक बैटल में डिफीट किया था अमेरिकन को, उस पे एक फिल्म बनी थी अभी, जो इससे पहले सबसे ज्यादा वॉच्ड मूवी थी। हालांकि इनिशियली वो भी बनी थी क्या कहते हैं, सिर्फ चाइनीज जबान में थी, और वो सबटाइटल से, मैंने उसको सबटाइटल में इनफैक्ट देखा था उस मूवी को। बट वो सबटाइटल रहते हुए और चाइनीज जबान में रहते हुए भी ऑलमोस्ट मतलब 1 बिलियन के आसपास उसने कमा लिया था पैसे। मैं यहाँ दर्शकों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दूं, क्योंकि मैं बार बार वो अंग्रेजी में बिलियन बोल दे रहा हूं, तो शायद उनको इस पर्सपेक्टिव का पता ना हो। भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, जो भारत में सबसे ज्यादा जिसने कमाई है, भारतीय यानी बिना डब किए हुए जो फिल्म है, उसने 2000 करोड़ रुपए, सॉरी डब किए हुए जो फिल्म है वो उसने 2000 करोड़ रुपए कमाई है, वो है दंगल। दंगल दंगल ने अपने 2000 करोड़ रुपए में से तकरीबन 1300 या 1200 करोड़ रुपए सिर्फ चाइना में कमाए थे। ठीक है, 2000 करोड़। अब आप देखिए, ये ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद वो जो साउथ वाली मूवी थी उसने कमाया। तो आप मतलब आपकी बेस्ट फिल्में 1000 करोड़ ग्लोबल पे रहती हैं। 2 बिलियन का मतलब वो 18,000 करोड़। तो मैं यहाँ दर्शकों को जरा स्केल समझा देना चाहता हूं कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप बाप रे अपने बाप। आप अगर दंगल से निकालते हैं, चाइनीज पैसा निकाल देते हैं, तो वो 800-900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास रह जाती है। अगर दंगल से आपने चाइनीज मार्केट का पैसा हटा दिया तो ये अभी तक 18-19 हजार करोड़ कमा चुका है। और फिल्म अभी बड़े 2-3 बड़े टेरिटरी में, इंडोनेशिया में रिलीज होनी बाकी है, जापान में रिलीज होनी बाकी है, इंडिया में रिलीज होनी बाकी है। तो सोचिए तो फिर ये फिगर कहाँ चला जाएगा। मतलब आपने ये जो, एग्जैक्टली देखिए मुझे लगता है कि इससे भी क्लैरिटी मिली दर्शकों को, हमको तो बिल्कुल ही मिली कि कहाँ हमारी, और अब हम आते हैं हिंदुस्तान पर, हमारी सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं फॉरेन एक्सपोर्ट, कल्चर को बाहर लोगों तक पहुंचाना, वो फुटप्रिंट दंगल का था, जिसमें से 1100-1200 करोड़ रुपए बाहर से आए, बाकी अपना हिंदुस्तान से। और यहां हम 18,000 करोड़ पर ऑलरेडी बैठे बैठे नेजा 2 में, और अभी भी बहुत सारी टेरिटरीज बाकी हैं। तो जब ये हो जाएगा तब ये फिल्म कहां जाएगी? ऐसे में सीधी सी बात है, अब अगर चीन चाहे तो अपने सिनेमा को इस्तेमाल करके एक जो काम हॉलीवुड ने किया अपनी फिल्मों में, कि हार्ड पावर भी दिखाया, सॉफ्ट पावर भी दिखाया, और दुनिया को अपनी फिल्मों से एक तरीके से कैप्चर किया, है ना? यही काम हिंदुस्तान भी कर रहा था, और ये एक बहुत तगड़ी पावर थी हिंदुस्तान के सिनेमा की, कम से कम कुछ समय पहले तक तो थी, अब नहीं बिल्कुल। है, ये मानना पड़ेगा। बॉलीवुड, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, हिंदी मूवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, साउथ नहीं। आपको लगता है कि चीन, शाही साहब, अब ये सॉफ्ट पावर को लेकर के बॉलीवुड पर भारी पड़ेगा? फर्ज कीजिए अगर ये नेजा 2 हिंदी में डब होकर के रिलीज हो जाए तो। और देखें, एक और चीज है संकेत, अब हम उस पर भी आना चाहते हैं इसके साथ ही, कि अमेरिकन फिल्म को अगर आप हिंदी में डब करते हैं, जैसे करते ही है ना, हम एवेंजर वगैरह को करते हैं, डब करते हैं,
तो हिंदी में डब करते हैं, खूब पैसा कमाती है, मतलब बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स वो अच्छा खासा पैसा कमाती है। कई बार ऐसे होते हैं कि ये फिल्में उस हफ्ते जो हिंदी फिल्म रिलीज होती है उससे ज्यादा पैसे कमा ले जाती है, जबकि आपको पता है कि ये फिल्में समस्तीपुर और बेगूसराय और छिंदवाड़ा में रिलीज नहीं हो रही है। ये फिल्में बड़े जगहों पे रिलीज होती है, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में, ऐसी जगहों पे रिलीज हो रही है। तो अगर हिंदी में आप डब करते हैं और इंडिया में उसको इतनी मकबूलियत मिल रही है कि वो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ रुपए कमा ले रहा है, जो इंडिया के लिए इट्स अ ह्यूज नंबर, 200 करोड़ कमा लेना, तब आप फर्ज करें कि चाइनीज जिनके की कल्चरल इथोस भी भारत से मिलते हैं, अगर वो डबिंग होगी तो उसमें तो हमें जो एक हमारे जिसको एक मेंटल बैरियर को हमें जो क्रॉस करना पड़ता है नॉर्स गॉड्स को समझने में, वो भी यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। हमारे तो भगवान भी बहुत सारे कॉमन। तो अगर वो हिंदी में डब होके आने लगेगी तो फार इजियर फॉर इंडियंस टू कनेक्ट विद दोज स्टोरीज मिथोलॉजिकली एंड अदरवाइज। इनफैक्ट मैं दर्शकों को मैंने कहा था कि एक ईस्टर एग है, मैं समझाऊं, ये जो नेज़ा जिनकी बात हो रही है, जो बच्चा है, ये हमारे दर्शक इनको आश्चर्य होगा जान के कि इनका इंडियन कनेक्शन है। क्या? नेज़ा, ये जो नेज़ा हैं, ये जो हमारे इंडिया में जो भगवान है कुबेर, जो धन और दौलत के जो भगवान हैं, ये कुबेर के बेटे हैं। अच्छा। हाँ, कुबेर का एक बेटा था जिसका नाम था नल कुबेर। ये नल कुबेर जो हैं वो उसकी कहानी इनफैक्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आज से 600 साल 500 साल पहले की एक ड्राइंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुबेर अपने बेटे को हाथ में उठाए हुए हैं और वही बेटा जो है आज वो नेजा बना हुआ। अपनी स्क्रीन के राइट में आप देखिए बच्चे को हाथ में उठा के रखा गया है। चूंकि ये जो थारवेदा बुद्धिज्म है उसका जो पैंथियन है, पैंथियन कहने का मतलब कि उनके भगवान का जो एक गुच्छा है, वो भारत के जो हमारे जो यहाँ के भगवान थे उनमें से ही बहुत सारे भगवानों को कोऑप्ट भी किया है थारवेदा बुद्धिज्म में। और सेम चीज महायाना बुद्धिज्म में भी आपको नजर आएगी। लार्जर, यानी एक लार्जर फैमिली हुआ महायाना, और थारवेदा उसका छोटा फैमिली हुआ, तो उसमें आपको नजर आती है। और ये जो नल कुबेर हैं, जो चाइनीज जबान में नेजा हो गए हैं, वो नल कुबेर की कहानी इनफैक्ट आप रामायण में भी जानते होंगे। रामायण में एक वाकया आता है जिसमें ये पता चलता है कि ये जो नल कुबेर थे, इनकी वाइफ को का रेप किया था रावण ने। रामायण में उसकी एक्चुअली में चर्चा है कि नल कुबेर जो है वो उनके वाइफ के साथ रावण ने किया था। और वो मतलब यानी वो बताता है, वो कहानी इस तरह से दी गई है रामायण में कि आपको पता चले कि रावण का ये चरित्र था, औरतों को लेके उसका ये एक रवैया था रावण का। तो ये कहानी जो है यहाँ से ये थारवेदा बुद्धिज्म में कैरेक्टर गया और वहां पे इसका नाम बदल गया, इसके फादर का नाम भी चेंज हो गया, लेकिन दैट कॉन्टिन्यूटी रिमेन्स। और 16th सेंचुरी में ये नॉवेल लिखी गई जिसमें उसका कंप्लीट जिसको कहते हैं साइनिसाइजेशन किया गया, यानी उसको चीनी उसका प्रारूप जो है वो दिया गया। लेकिन मूलभूत रूप से आप इनफैक्ट हमारे स्क्रीन पे एक वो पेपर देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं ईस्टर्न रिलीजन्स के तेल अवीव यूनिवर्सिटी में, उनका एक पेपर था ये कि कैसे ये कनेक्शन जो है वो इंडियन नेजा इज द शॉर्टेंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंडियन yakshas name Nal Kuber, also known as Nalkuvara, Nalkuvera, Nalakuvala, and in Pali Natakuvera. बाप रे बाप, फैसिनेटिंग। मतलब एक हिंदुस्तानी कनेक्शन है इस भयंकर लोकप्रिय फिल्म का। तो आप सोचिए, अगर इस फिल्म के प्रचार और प्रसार वाले लोग यही बात लेकर के अगर अपनी फिल्म उतार दें। आपने मुंह की बात छीन ली। मैं ये कह रहा था कि अगर ये इंडिया में इसको प्रमोट करेंगे ये कहते हुए कि कुबेर की बेटी, हालांकि भाई इंडिया में भी क्या होता है कि गॉड का राइज एंड फॉल होता रहता है। मुझे नहीं लगता कि यंगर जनरेशन में बहुत लोगों को पता होगा हु कुबेर इज, क्योंकि वो डेली वाले भगवान तो है नहीं कि जिनके नाम आप रोज सुनते हैं तो आपके जहन में होता है। लेकिन फिर भी अगर उस तरह से अगर वो इसको प्रमोट करते हैं कि इट हैज एन इंडियन कनेक्शन एंड ही इज द सन ऑफ कुबेरा, तो आई थिंक बड़ा ब्रिलियंट मार्केटिंग टैक्टिक होगा उनका।
बहुत बहुत बढ़िया। आप ये सोचिए, अच्छा यहाँ पर अब एक तो बात होती है जो हमने सवाल पूछा था सॉफ्ट पावर का, कि चीनी सिनेमा बॉलीवुड के सॉफ्ट पावर पर भारी पड़ेगा। मैं इसको एक लेवल और आगे ले जाता हूं, क्या ये मौका भी पड़ सकता है बॉलीवुड के लिए अपने आप को रिवाइव करने का? भारी पड़ना तो एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन अपनी सॉफ्ट पावर रिवाइव करने के लिए अगर आप चाइना के साथ मिल करके सिनेमा इस तरीके का प्रोजेक्ट करें, क्योंकि आपका साझी विरासत है, कल्चर, गॉड्स, वो जैसे कि आपने पूरा समझाया, तो आप एक्चुअली हॉलीवुड पर टेक ऑन कर सकते हैं साथ में आकर के। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये मुमकिन भी होगा? क्योंकि यहां पर राजनीति आ जाती है, ये सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहता। जी देखिए, करना तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये पिछले 4-5 साल की तलखी को अगर छोड़ दें तो 100 एरियाज है ना जिसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। 100 एरियाज हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लेके, और मतलब हमें तो पता ही भी नहीं होता ना डेली लेवल पे कि नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में कौन चाइनीज साइंटिस्ट, कौन इंडियन साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। हजारों काम हो रहे होते हैं ना, क्योंकि वो मीडिया में नहीं आते हैं तो हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। ऐसा नहीं है, कई लेवल पे कई यानी डिफरेंट एरियाज में कोलैबोरेशंस हो रहे होते हैं। तो उसमें अगर सिनेमा में कोलैबोरेशन हो तो मुझे लगता है कि सबसे आसान चीज है ये कोलैबोरेशन होना, कि इसमें तो मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अच्छा, भारत भी कोई प्यूनी मार्केट नहीं है। हमारे पास एक है जिसमें मार्केट साइजेस दिखा रहे हैं हम पूरे दुनिया का, कि ये जो सिनेमैटिक मार्केट है उसकी साइज क्या, वो प्लीज चलाइए एक बार। ये है 6 नंबर। हाँ, ये हमारे पास लार्जेस्ट मार्केट्स बाय बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू है। इसमें आप देख सकते हैं भारत चौथे पे है। तो मतलब वी आर नॉट अ पुश ओवर, वी आर अप देयर। अगर आप चौथे पे हैं दुनिया में तो यू आर अप देयर। तो यानी हम और अगर चाइना और हम कोलैबोरेट इस जी, शाहिद साहब जिस तरीके से बोल रहे थे, ये आप स्क्रीन पर देखिए, चाइना और भारत, आप अगर देखें 7.71 और 1.48, आप इसको अगर कंबाइन कर लें तो आप देखिए आप ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के पास, बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। इनफैक्ट चाइना ने अगर आप यूएस का सिमिलर नंबर चाइना से कंपैरिजन करेंगे तो बस मिनिस्कुल ही आगे है, बिल्कुल छोटे से अंदर दोनों में है। और ब्रीफली 2021-22 में चाइना जो है वो नंबर 1 हो गया था, लेकिन वो अप डाउन चलता रहता है। हालांकि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्रीन्स चाइना फार अहेड है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चाइना ऑलमोस्ट अब 1 लाख स्क्रीन के पास पहुंचा हुआ है। 1 लाख स्क्रीन मतलब 1 लाख सिनेमा हॉल। चाइना के टोटल सिनेमा हॉल 1 लाख के आसपास पहुंचे हुए हैं। ये है कि अमेरिका में एवरेज टिकट की जो प्राइस है वो चाइना से चूंकि डबल या ट्रिपल है ऑलमोस्ट, तो वो रेवेन्यू में अमेरिका आगे है। वरना इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल चाइना और इंडिया जो हैं वो अमेरिका से आगे है। अब अरे आबादी भी तो देखिए, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली इतनी आबादी है, छटक के थोड़ा सा भी अगर सिनेमा हॉल चला गया तो वो अमेरिका से ज्यादा होगा, लेकिन वही है, टिकट प्राइस कम है। हाँ, बहुत बहुत फैसिनेटिंग है ये तो। अच्छा, मैं एक चीज और लोगों का ध्यान आकर्षित करूं, जैसे जैसे शाही साहब बोल रहे थे, ये पोस्टर देखिए नेज़ा का, और नेज़ा का एक पोस्टर है जिसमें ये बालक खड़ा हुआ है विद अ वेरी नोटोरियस स्माइल। एक पोस्टर है शुरुआत में, ये यहीं इसको रोक दीजिए। एक चीज आपने नोटिस की शाही साहब? जी, माथे पर तिलक है। ऑफ कोर्स। मतलब ये कुबेर का बेटा, नट कुबेर, जिसको नेजा कर दिया है। मतलब भाषाएं, भगवान किस तरीके से एक दूसरे से मिली रहती हैं, कल्चरली हम लोग कितने सिमिलर हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। संकेत, हम और आप परसों ही बात कर रहे थे ना कि इतने सारे तिब्बतन बुद्धिज्म के नेम्स हैं। इवन दाओइज्म जो एक धर्म है चाइना में, उसके यानी ताओइज्म जिसको कहते हैं, दे समटाइम प्रोनाउंस इट एट टी एंड डी, इंटरचेंजेबली प्रोनाउंस करते हैं। उसके कई ऐसे नाम हैं जिसमें भी आपको कंटिन्यूटी दिखती है। हम लोगों ने उस दिन 2 नाम डिस्कस किए थे, बहुत कॉमन, पेम और पेमा। डॉर्जी। जी, पेमा इतना कॉमन नाम है इंडिया में।
आप तिब्बत, आप वहां चले जाएं, लद्दाख चले जाएं, आप सिक्किम चले जाएं, आप इनफैक्ट दार्जिलिंग चले जाएं, तो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी में आपको पेमा नाम इतना कॉमन दिखेगा, और ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों है, फीमेल और मेल दोनों ये नाम रखते हैं। इट इज द तिब्बतन वर्जन ऑफ पद्मा, जो कमल के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, पद्मा जो संस्कृत में बोलते हैं वो नाम है। वैसे दौर्जे जो है इतना कॉमन नाम है तिब्बतन में, और वो एक्चुअली वज्र है, वज्र जो इंद्र का वज्र होता है उसको दौर्जे कहते हैं। तो इस तरह के आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, यानी एक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी जो है वो आपको यहाँ से लेके पूरे साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में आपको नजर आएगी। क्योंकि भाई हमें भूलना नहीं चाहिए, बुद्धिज्म यहीं से गई है, यहाँ एक जमाने में बहुत बड़ा रिलीजन होता था, तो जाहिर है कि वो कल्चर कॉन्टिन्यूटी तो रहेगी ही रहेगी। द आइडिया इज टू मेक बेनिफिट फ्रॉम इट। करेक्ट। शाहिद साहब, इंतजार रहेगा। एक स्क्रीन पर स्क्रॉल आया था कि कौन से देश में कब ये फिल्म रिलीज हो रही है, उसमें हिंदुस्तान में अप्रैल माह में इसके रिलीज की बात चल रही है। तो ये फिल्म जब रिलीज होगी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना और ये जानना। 25 अप्रैल 2025, ये डेट्स थोड़ा सा अप डाउन भी होती हैं, लेकिन ये उसकी डेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं जापान में 4 अप्रैल, नेदरलैंड्स वगैरह में ऑलरेडी ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इसके बारे में इसको देख करके असेस करना। लेकिन हॉलीवुड, देखिए बॉलीवुड से तो इसका कंपैरिजन नहीं है। लुक एट द नंबर्स, मतलब कितना कमा रही है। द गैप इज ह्यूज। हॉलीवुड की चूल्हे हिलाने के लिए क्या कुबेर के पुत्र नट कुबेर, क्या इन्होंने चीन के सिनेमा को धन कुबेर बना दिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और इसका रिस्पांस आपके बड़े बड़े जो घराने हैं, डिज्नी घराना, पिक्सार घराना, सोनी घराना, ये जितने भी जो एनिमेशन मूवीज बनाते हैं। एक और चीज जो कल्चरल शिफ्ट हॉलीवुड में हुई, शायद उनको अंदाजा हो गया था। आप नोटिस कीजिए शाहिद साहब, हाउ द नंबर ऑफ एनिमेशन कैरेक्टर्स जो पहले हमेशा गोरे होते थे, फेयर होते थे, स्नो वाइट होती थी, रपंजल होती थी, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स अब आप देखिए, मोआना एक फिल्म आई है, बिल्कुल वो हो, या फिर आप कोई भी हॉलीवुड का अभी हाल फिलहाल की कोई एनिमेशन या मूवी उठाइए, उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी को एड्रेस करने का बहुत जबरदस्त एक प्रयास चल रहा है। मेन हीरो या हीरोइन उसको अ पर्सन ऑफ कलर दिखाया जाएगा, यानी कि आपको एहसास हो रहा है अब मेन कैरेक्टर गोरा होकर के फिल्म नहीं चलेगी। ये वो जमाना भी नहीं जी। वो जो मैं वेन जे वाओ के उस मीटिंग की बात कह रहा था, उसमें यही बात तो हुई ना। उनका कहना था कि ये मुलान बना रहे हैं। मुलान इज अ वेरी फेमस चाइनीज कैरेक्टर जिसपे हॉलीवुड ने फिल्म बनाई है। कुंफू पैंडा बना रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कि द इंग्रेडिएंट्स आर विथ अस, वी डोंट नो द क्राफ्ट, क्राफ्ट कैन बी लर्नड, इंग्रेडिएंट कैन ओनली बी बोरोड। करेक्ट। तो उनको ये था कि भाई जब इंग्रेडिएंट मेरे पास है, मेरा वो क्या कहते हैं, जो चाइनीज कल्चर का इन्फ्लुएंस बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी पे है, वो आपको इससे नजर आएगा कि बिफोर चाइनीज मार्शल आर्ट एंटर्ड हॉलीवुड, आप 1930s 40s तक के हॉलीवुड फिल्म के फाइट देखिए, हिलेरियस लगेगा आपको कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, दूसरे धक्का दे। It took जैकी चैन एंड ऑल दोज पीपल, उससे पहले अपना ये जो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले उसको दिया। तो अब इनको लगा कि जब मेरे पास मटेरियल इंग्रेडिएंट हमारे पास है, हमें क्राफ्ट नहीं आता था, तो क्राफ्ट बनाओ। एक और चीज है, ये देखें, पूरा का पूरा 90s और पूरा का पूरा 2000s वो अमेरिकन फिल्में आई जो जिसने दुनिया पे रूल किया, जिनके पास शानदार एनिमेशन था। धीरे धीरे वो आई ना, एनिमेशन शानदार था। ये जो चाइनीज बच्चे जो ये बेस्ट एनिमेशन देख रहे थे, दे हैव कम टू एज। अब वो एनिमेशन बना रहे हैं चाइना में, सो दे हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट। और अब वो 30-35 के हुए हैं, 40 के हुए हैं, जिसमें कि वो उन स्टूडियोज के मालिक हैं या उन स्टूडियोज के सीईओ हैं जो इस ट्रेंड को समझता है। और यही रीजन है कि द मूवीज जो इसमें थीम है वो तो है ही है, लेकिन इसके एनिमेशन
का रेव रिव्यूज पूरे वर्ल्ड में हो रहा है कि वेस्टर्न जो एनिमेशन मास्टर्स हैं वो इसको देखने जा रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कैसे हो गया, हम कहां थे, हमारे पीठ पीछे किसने ये बना दिया, क्योंकि हमें तो हायर नहीं किया गया। मैं तो बैठा हुआ हूं टेक्सास में, तो पता चला कि तुमको हायर करने की जरूरत अब नहीं है। वो चीनी बच्चे जिसने पूरे 90s और 2000s में तुमसे सीखा है, द्रोणाचार्य जैसा सीखा है, जैसे एकलव्य ने सीखा है, तुम्हारे क्लासेस में जाके नहीं बैठे, तुम्हारे फिल्मों से सीखा, दे हैव कम टू एज। हो मजेदार, बहुत बढ़िया। हॉलीवुड क्या करेगा, बॉलीवुड क्या करेगा, सॉफ्ट पावर के लिए क्या होगा, और हम लोग सब नेजा देख करके, नेजा 2 देख करके किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सब लोगों से गुजारिश होगी कि जब ये हिंदुस्तान में रिलीज हो, एक बार ऐसी एक्सपेरिमेंट जाकर के देखा जाए, कुछ देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, नेजा 2 के बारे में बताने के लिए। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के माध्यम या एंटरटेनमेंट के लिए एक फिल्म नहीं है। देखिए एक फिल्म किस तरीके से एक देश, उसकी संस्कृति और उसके वर्चस्व का परिचय देने लग जाती है, जिसके बारे में अभी शाही साहब ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।